और अब हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण पार्ट 3। जी हाँ, एक बात बता दें, इस विश्लेषण के बाद वो पंच लाइन आपको बताएंगे हम, जो पंच लाइन बीजेपी के ग्रुप में घूम रही है। लेकिन पहले चुनावी विश्लेषण पार्ट 3। चुनावी विश्लेषण पार्ट 3 ये सीरीज लो वोटिंग परसेंटेज के बाद पार्टियों के अंदर एक दूसरे की टांग खिंचाई पर आधारित है। और जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट जितना बड़ा है, जितना फेमस है, उतनी ही लंबी खींचतान है। और लो वोटिंग परसेंटेज को लेकर मेरठ कैंट लगातार निशाने पर है। क्यों मेरठ कैंट ही निशाने पर है? क्योंकि बीजेपी की जीत में मेरठ कैंट ही लगातार बड़ी भूमिका निभाता आया है। सूत्रों की माने, सूत्रों के अनुसार ये प्लानिंग लो वोटिंग परसेंटेज को लेकर कैंट पर निशाना करने की प्लानिंग उस कैंप से हो रही है जो कैंप पैरेलल ढंग से विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए प्लानिंग करता रहता है। जी हाँ, विपक्ष के कुछ लोग भी इसकी कोर कमेटी में, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी ये एक बड़ा ग्रुप जो बागपत अड्डे के पास सक्रिय है, वो एक ऐसी कमरे में बैठकर हर पार्टी की नीतियां बनाता है। इस कैंप के निशाने पर आजकल मेरठ कैंट है और हर कोई जानता है कि इस कैंप के निशाने पर मेरठ कैंट और अमित अग्रवाल क्यों है। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक कैंट की लो वोटिंग परसेंटेज को लगातार टारगेट किया गया। और जब सिटी हलचल ने इस मुहिम को चलाया कि लो वोटिंग परसेंटेज के पीछे क्या कारण है और हमें अमित अग्रवाल कैंट विधायक का सहयोग मिला, तो अखबारों ने भी अपनी लैंग्वेज बदल दी। आश्चर्य की बात तो यह है कि बीजेपी के कर्मठ और जुझारू प्रबंधन अधिकारी इस पर चुपचाप थे। क्यों? क्या वो लोग उस पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति के साथ मिले हुए? पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाला ये कैंप पैठ करता है सपा में भी, यानी कि सपा में भी उसकी अच्छी खासी पैठ है और बीजेपी में तो है ही, तभी तो चुपचाप है। अगर सूत्रों की माने तो इस कैंप ने विपक्ष के टिकट में बड़ी लॉबिंग की थी और सबको मालूम था किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलने दिया गया और कैसे इस कैंप की लॉबिंग फेल हुई। ये सब राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखने वाले लोग जानते हैं। जी हाँ, कई साल तक ये लॉबिंग करने वाला कैंप वनवास में था, लेकिन अचानक 2024 में वो सक्रिय हो गया। क्यों सक्रिय हो गया, इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे। सिटी हलचल चुनावी विश्लेषण में जानना चाह रहा है कि लो वोटिंग परसेंटेज में केवल कैंट विधायक अमित अग्रवाल ही दोषी है या वो टीम है जिसे लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी में। पार्टी चाहे सत्ता की हो या विपक्ष की हो, सभी नेता पार्टी की लाइन पर ही बात करते हुए नजर आते हैं और आपका चैनल सिटी हलचल जनता और मुद्दों की बात करता हुआ आपको नजर आएगा। जनता की बात, मुद्दों की बात, पार्टी लाइन की बात और कैंट विधायक अमित अग्रवाल से बात। अमित अग्रवाल ने पिछले इंटरव्यू में साफ तौर पर पुलिस के एटीट्यूड पर उंगली उठाई थी, जिसकी कंफर्मेशन चुनाव के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रिएक्शन की वो वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और अब ये इंटरव्यू जहां बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर बिना नाम लिए लोगों की भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है और उठ रहा है, वहीं बीएलओ और चुनाव से जुड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण हमारे साथ सिटी हलचल की टीम के साथ। निष्पक्ष विश्लेषण सिटी हलचल के संग चुनावी परिणाम आपके सामने आएंगे 4 जून को, और उससे पहले निष्पक्ष विश्लेषण। और इस विश्लेषण में सबसे पहले उस सीट पर बात करेंगे जो सीट हर बार बीजेपी को बढ़त दिलाती है, 1 लाख से ज्यादा की बढ़त दिलाती है और फिर कवर अप करती है घाटा। जी हाँ, उस बीजेपी की सीट का नाम है कैंट, मेरठ कैंट। लेकिन मेरठ कैंट और अमित अग्रवाल दोनों सिनोनिम हैं, क्योंकि आजकल मेरठ कैंट को विधायक अमित अग्रवाल के काम से और नाम से जाना जाता है। और चर्चाओं के बीच में प्रश्न है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो अमूमन मैं सबसे आखिर में पूछता हूं, वो अभी पूछ रहा हूं।
सर स्वागत है सिटी हलचल पर। जी नमस्कार। जी, क्या मेरठ की सीट जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो कितने वोटों से? निश्चित रूप से जीत रहे हैं मेरठ की सीट। मेरठ की सीट को कैंट सीट हमेशा जिताती आई है और कैंट की जितनी लीड होगी उतने से हम सीट जीतेंगे। जी, कितनी लीड होगी? 1,25,000 की, सवा जी लाख हाँ, की। ये अमूमन सबसे आखिर का सवाल होता है, लेकिन शुरुआत इसी से कर रहे हैं क्योंकि विश्लेषण आपको करना है। सर, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं चुनाव के बाद, 26 के बाद, चर्चाएं तो ये होनी चाहिए कि हम किस सीट से कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन चर्चा ये है कि मेरठ कैंट में जिसके ऊपर एमपी को जिताने की जिम्मेदारी है, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। आपका विश्लेषण क्या है और सच्चाई क्या है? देखिए, जिम्मेदारी तो अपने आप महसूस करने की बात होती है। दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं दे सकता। हर किसी की जिम्मेदारी अपनी अपनी सीट को जीतने की है। उसे अपनी अपनी सीट जीतनी चाहिए। वो ये मानते हुए भी कि हमेशा मेरठ कैंट सबसे ज़्यादा वोटों से आगे बढ़ता है, आगे जिताता है, तो हम उस जिम्मेदारी को हमने पूरा निर्वहन किया है। मेरठ कैंट में आपको लगता है प्रतिशत के आधार पर कि वोट कम पड़ा औरों के मुकाबले में, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरठ कैंट में वोट पड़ी है 3,000 ज़्यादा और विधानसभाओं के मुकाबले में। यानी कि सबसे ज्यादा वोट पड़ी है। हाँ, वोट 3,000 ज़्यादा पड़ी, और जगह कम पड़ी हैं वोटें। जी, दूसरी बात, मेरठ कैंट में मुस्लिम मतदाता कम है, कुल 10% है, और मुस्लिम मतदाता वोट बढ़ चढ़ के डालता है। वो इसमें अपना अधिकार का ज़्यादा प्रयोग करता है, ज़्यादा अधिकार समझता है अपना, उसको उसका लाभ लेना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा मतदान करता है। और सीटों पे क्योंकि वो ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा मतदान करते हैं, इसलिए वो परसेंटेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको। 61%, 60%, 58% दिखाई देता है। मेरठ कैंट में वो कम है। दूसरा, जिसको कोई लोग काउंट ही नहीं करते, मेरठ कैंट है छावनी, यहाँ आर्मी भी रहती है, आर्मी की भी वोट होती है। लगभग 7,000 वोट आर्मी की है जो कभी नहीं डलती। 2,000 वोट पुलिस लाइन के 2 बूथ हैं, एमडीए में पढ़ते हैं। 2 बूथ पुलिस पीएसी में हैं, छठी वाहिनी में, रोड की रोड पर, उसमें मतदान नहीं होता क्योंकि सब लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। बाकी सब सरकारी कार्यालयों की जो सरकारी विभाग हैं उनकी भी जितनी आवासीय लाइन्स हैं, भवन हैं, कॉलोनीज़ हैं, वो सब यहाँ नलकूप कॉलोनी है, अभी कृषि विभाग की है, सिंचाई विभाग की है, पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी है। इन सब की वोटें पड़ती हैं इस पर स्टेडियम पर। तो वहाँ देखिए मतदान कितना कम होता है। ये सब लोग सरकारी ड्यूटी पे, चुनाव की ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो इनके भी वोट नहीं पड़ती। या पिछले लोगों की वोट बनी है, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, नए लोग जो आए हैं उनकी वोट नहीं होती है। तो मेरठ कैंट को ये भी दंश झेलना पड़ता है। तो लगभग 20,000 वोट ऐसी है मेरठ छावनी में जो वोट पड़ता ही नहीं है जी, इसलिए आपको प्रतिशत कम दिखाई देता है। जी हाँ, याद है ना आपको, मैंने पुलिस लाइन से एक मुद्दा उठाया था, उन करीब 1,000-2,000 ड्राइवर्स का, जो सभी मतदान कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर जाते हैं और उनका वोट नहीं डल पाता। सिटी हलचल की बात पर एक बार फिर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मोहर लगा दी है कि उन लोगों के वोट का डालने का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता जो इस चुनाव में तन और मन के साथ, कर्म के साथ लगते हैं। सर, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। इस कैलकुलेशन पर हमारे में इसके साथ दूसरा घटना भी है। मैंने अपने बूथ की वोट बांटी। मैं पन्ना प्रमुख था, सभी लोग पन्ना प्रमुख हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सभी हैं। मैंने पन्ना प्रमुख के नाते 60 वोट बांटी। 60 वोट का मतलब 12-15 घर होते हैं। 75% वोट ही मुझको घरों में मिला, बाकी वोट था ही नहीं। वो लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं। BLOs ने उन वोटों को काटा नहीं। ये BLOs की कमी है। इस पर प्रशासन, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो लोग थे उनकी वोटों पे डिलीटेड मार रखा है, मोहर लगी हुई है डिलीटेड की। तो वो वोट तो पढ़ नहीं पाया जो जिंदा है, जो वोट यहाँ पर है वो पढ़ नहीं पाया, और जो वोट था नहीं उसको उन्होंने डिलीट नहीं किया, उसको उन्होंने निकाला नहीं BLOs ने। तो वास्तविकता तो ये है कि मेरठ कैंट में इस समय जो वोट पढ़ने लायक है, जो पढ़ने वाला वोट है, वो केवल 75% है। और उस 75% में से पोलिंग हुआ है। पोलिंग हुआ है जी। दूसरी बात, तीसरी बात जो ये मेरठ कैंट की जनता जानना चाहती है, आपने अपनी विधायक निधि का कितना % खर्च कर दिया? 100%, बल्कि ज़्यादा के प्रस्ताव गए हुए होंगे जी। इनके एस्टीमेट बन गए हैं। आचार संहिता के कारण से वो अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो जब निधि अब आ जाएगी आचार संहिता के बाद, वो उसमें से काम होंगे।
एडवांस में गए हुए हैं एडवांस में गए। प्रस्ताव। सर बॉम्बे बाजार के आसपास की आपने सड़कें बनवा दी हैं, देखो ना कैंटोनमेंट कैसी चमचम बनी है। उसके अंदर वो सड़क जो है, बॉम्बे बाजार वाली सड़क का जो विषय है, बहुत देर से बन पाई वो, लेकिन उसका कारण ये है कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। वो आर्मी की सड़क है, MES की सड़क है। लेकिन उंगली आप पे उठती है। उंगली देखिए, जनता का तो काम नहीं होगा तो वो किसे कहेगी। जी। बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो वो तो माँ बाप को ही रोएंगे ना। तो वो तो ये जानते हैं भाई हमारा जनप्रतिनिधि है, इससे कहेंगे हम। तो हमारा वो उसमें ये था कि गलती उनकी भी थी। उन्होंने जब काम करने आए थे MES के लोग, तो ये कह दिया कि हम इस समय नहीं बनवाएंगे, हमारी दुकानदारी का टाइम है और आप किसी और समय रात को बनाओ। रात को तारकोल ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मी में दोपहर के अंदर सड़क बनती है तो अच्छी बनती है। तो वो सामान चला गया। उसके बाद फिर वो लौट कर आए नहीं। मैंने विधायक निधि से भी पैसा दिया, मैंने NOC मांगी, तो मुझे बरेली हेडक्वार्टर ने NOC नहीं दी है। ये कह दिया कि नहीं, हम अपने आप ही बनाएंगे। तो वो फिर मेरे को पैसा वापस लेना पड़ा। फिर वो अब MES ने अब चुनाव के बीच में बनाई है, उन पर आचार संहिता लागू नहीं होती है, इसलिए वो बन गई। जी। तो आपके जनप्रतिनिधि आपके सामने हैं और ये चुनाव 2024 का चुनाव बीजेपी का चुनाव ना होकर अरुण गोविल का चुनाव हो गया, राम का किरदार का चुनाव हो गया। आप भी इससे नहीं, मैं इत्तेफाक सहमत रखते ना हैं? ना मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चुनाव वो बीजेपी का ही है। बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी, चाहे उसने कहीं कोई किरदार निभाया हो। मैं भी जीवन में कई किरदार निभाए होंगे, मैंने भी अलग अलग उस पदों पर। कोई पार्टी का कार्यकर्ता होता है, कोई पार्टी का नेता होता है, कोई पार्टी का संगठन करता होता है। पार्टी जिसको टिकट दे देती है वो चुनाव लड़ता है। हमने केसी त्यागी का भी चुनाव लड़ाया। पार्टी ने समझौते में केसी त्यागी को 2004 में सीट दे देती थी, उसको भी चुनाव लड़ाया था। तो ये तो भाजपा का ही चुनाव था और भाजपा ही चुनाव जीतेगी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक ट्वीट आया, ट्वीट ने हलचल मचा दी। आपने भी ट्वीट पढ़ा? नहीं, जिस ट्वीट की आप बात कह रहे हैं पता नहीं कौन सी कर रहे हैं, लेकिन जिसने हलचल मचा दी। सर मुस्कान तो आपकी बता रही है कि आपको मालूम है, नहीं जिसमें उन्होंने देखिए, कहा कि मुझे अपने आप पे क्रोध आ रहा है कि विश्वास नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये बात तो सत्य है कि जब आदमी किसी पर विश्वास कर लेता है और उससे धोखा मिलता हो, तो या वो खरा ना उतरता हो, तो क्रोध तो अपने पे ही आएगा। यार, हमने ऐसे, हमारा भाग्य ऐसा है, हमने ऐसे पे विश्वास क्यों कर लिया। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जो उनको ये दुखते दर्द दिल से उन्हें ये बात कहनी पड़ी। लेकिन हमारा तो इतना नाता था, हम तो अपने क्षेत्र में काम में लगे थे। हम तो कभी मिलने उनके निवास पर गए नहीं, जो उनका कैंप निवास था। जी। हम तो अपने काम में अपने क्षेत्र में लगे रहे। जब भी वो आते थे हमारे क्षेत्र में काम लगता था, उनके साथ रहते थे। अन्यथा हम अपने मंडलों में और अपने वार्डों में लगते थे। अपने क्षेत्र में हमने काम किया। अभी तो वो ये बेहतर बताएंगे कि उनको कहाँ से दर्द पैदा हुआ। सर 8 साल की उम्र से बीजेपी का काम कर रहे हैं, कच्चे में काम कर रहे हैं, जनसंघ का 8 साल की उम्र 8 साल की उम्र से कर रहे हैं। और अब जीवन के उस पड़ाव पर हैं जब आप बहुत सारे नेता बना सकते हैं। ये चुनाव बाकी के चुनाव से कैसे अलग था? नहीं, बता नहीं सकते। नेता बनाए हैं जी। और हमारा काम यही है, हम संगठन के लोग हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा अचंभा लगेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जब राजनीति में पैर रखा था, तो उस वक्त मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। हमारी जिम्मेदारी लगी थी युवा जनता पार्टी थी, जनता युवा मोर्चा बनाने की। तब महानगर का अध्यक्ष पहली बार 1978 में मैंने ही उनको बनाया था। बहुत बढ़िया। लेकिन ये चुनाव कैसे अलग है? इतने सारे चुनाव आपने देखे, ये चुनाव बीजेपी वाला चुनाव नहीं है, वो रमक नहीं थी इस चुनाव में। नहीं, देखिए, ऐसा होता है ना कि चुनाव जो है कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी लड़ाती है, उसके अंदर कैंडिडेट का भी तो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसा इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे हमको सहयोग, जैसा हमको उसका कम्बिनेशन बनेगा, वैसा ही होगा। क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अभी वो एक सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने एक रोल निभाया है, और वो भी आदर्श रोल था राम का। और राम का रोल ऐसा होता है कि भगवान राम को पूरी ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं आया जी। केवल एक बार 3 दिन के लिए गुस्सा आया, जब उन्होंने समुद्र पर जी पुल बांधा था। और विनय जब नहीं मान रहे थे समुद्र देवता, तब उनको गुस्सा आया था। तब उन्होंने तीर कमान उठा के करा था। वरना तो रावण का वध करते समय तक उनको भी गुस्सा नहीं आया। उनको गुस्सा जब धोबी ने उनको माता सीता के बारे में कुछ कहा, तब भी उनको गुस्सा नहीं आया। सौम्य सहिष्णु भगवान राम का चरित्र रहा है, इसलिए तो उनको पुरुषों में उत्तम राम कहा गया। और मैं उसका किरदार निभाने वाले में वो गुण तो आए होंगे।
तो सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं अरुण गोविल जी। सर आपकी जवाबदेही का कायल हो गया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2024 कैसे अलग है, और आपने पूरी रामायण और पुरुषोत्तम राम का चरित्र हमारे सामने डाल दिया। बहुत बढ़िया सर, इसी तरीके से आप करते होंगे। फिर भी मेरा प्रश्न यह है 2024 का चुनाव कैसे अलग था? 2024 का चुनाव इसलिए अलग है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को भी चुनाव लाके हम चुनाव जीतेंगे। जी एक राजनीतिक व्यक्ति में तो इच्छा होती है कुछ बनने की। अमित अग्रवाल को एमएलए से एमपी का टिकट मिलेगा तो इच्छा जागृत होगी, साथियों में भी होगी, हमारे में भी होगी कि भैया हम लोग समय में पहुंचेंगे। लेकिन उस व्यक्ति की तो कोई ऐसी चाह है नहीं, उस व्यक्ति की ऐसी चाह नहीं है कि मैं राजनीति में कुछ बनूं। लेकिन उनको चुनाव लड़ाया गया तो निश्चित रूप से ये अलग चुनाव था अपने में, और उस चुनाव को हम जीतेंगे, ये निश्चित बात है। सर एक प्रश्न और पूछता हूँ, 400 के पार ये कार्यकर्ताओं के लिए है, जनता के लिए है? मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से भी ये क्वेश्चन पूछा था, 400 के पार का क्या रहस्य है? देखिए 400 के पार का रहस्य कुछ नहीं है जी इस पर उंगलियां उठाई लोगों ने, जी और लोगों ने अपने क्यास लगाए। 400 के पार का वो उन्होंने अर्थ ये लगाया कि 400 के पार इसका मतलब ये संविधान को पलट देंगे। जी ये राहुल ने भी सवाल उठाए, ये अखिलेश ने भी सवाल उठाए, और उनकी समझ वहाँ तक है तो उन्होंने सवाल उठाए। जो लोग ये आरोप लगाते हैं हम संविधान को पलट देंगे, जरा पूछिए 105 अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में, 98 अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए हैं। तो संविधान बदलने की चाल थी क्या उनकी? 98 अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए हैं, हमने केवल 7 अमेंडमेंट किए हैं मोदी जी की सरकार ने। उसमें से 2 अमेंडमेंट बैकवर्ड्स के बारे में है, वो भी गरीब तबके को, कमज़ोर तबके को सहारा देने के लिए है, जो मूलभूत भावना अंबेडकर जी की थी जी जिन्होंने इसके लिए संविधान बनाया था। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ उन नेताओं से कि वो इस बात का जवाब दें कि उन्होंने 98 संशोधन क्यों किए संविधान में। और बहुमत, 3/4 बहुमत अनेकों बार आ चुका है, ऐसा नहीं है, पहले भी आ चुका है 3/4। राजीव गांधी के पास भी था। 370 जैसी समस्या हमने बिना 400 के पार की है। 370 हमने, अमित शाह जी ने 370 रखा और उसको जीता हमने, तब तो हमारा 400 का संगणना नहीं थी वहाँ पर। तो क्यों घबरा रहे हैं? हम तो बिना उसके भी जो काम करना चाहते हैं कर लेते हैं। मोदी और अमित शाह है ना, ये तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो 400 का पार कार्यकर्ताओं के लिए था सर, जनता के लिए? जनता के लिए भी है और कार्यकर्ताओं के लिए भी है। 400 पार का मतलब ये है कि ये जो विपक्षी लोग कभी कभी नाटक कर देते हैं, तो हम इतने सक्षम हों कि हम जो कानून बनाना चाहें उस कानून को हम बना सकें। ये बात सही है। इसमें तो सबको मालूम है कि 400 के पार से ही 3/4 बहुमत होता है, और संविधान में संशोधन भी 3/4 से होता है। लेकिन हमने तो उसके बिना ही सब काम कर लिए, तो हमको इसलिए दरकार नहीं है कि हमको संविधान में कुछ करने ना है। संविधान तो जैसा है वैसा है रहेगा, और हमारे मोदी जी ने तो और अमित शाह जी ने दोनों ने गारंटी दी है कि आरक्षण कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जो आरक्षण हमने अनुसूचित जाति को, जनजाति को और बैकवर्ड को दिया है, वो आरक्षण कायम रहेगा। लेकिन संविधान के विपरीत जाकर जिन लोगों ने मुस्लिम आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को हम खत्म करेंगे। जी हाँ सर, एक और बात, आपने वही पुरानी टीम रख रखी है मुकेश सिंघल के टाइम की, कोई चेंज नहीं करा मंडल अध्यक्षों में, पन्ना में, अपनी टीम में। ये क्या सोचकर आपने कोई टीम चेंज नहीं? देखिए ये पार्टी अध्यक्ष प्रणाली की पार्टी है जी। इसके अंदर विधायक कोई पार्टी के संगठन को नहीं चलाता, सांसद कोई संगठन को नहीं चलाता, ना उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। सर रिपोर्ट तो लेते होंगे आप? नहीं, रिपोर्ट लेते हैं, आपस में विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श में पार्टी क्या संगठन, अब हमारी क्षेत्रीय कमेटी बहुत मजबूत है, हमारी प्रदेश कमेटी है, वो लोग जितनी अनुमति देते हैं जी उतना परिवर्तन होता है। और वो अध्यक्ष व्यवस्था है, और अध्यक्ष बदला गया था, कमेटी नहीं बदली गई थी। ऋतुराज जी को बनाया गया था, पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे, इस नाते बनाया कि वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, शायद वही अच्छा काम कर सकेंगे, इसलिए नए व्यक्ति के बजाय उनको बनाया गया था। तो विधायकों और सांसदों को कहने से कोई परिवर्तन संगठन में होता नहीं है। चलिए, संगठन की बात सुरेश जैन ऋतुराज जी से करेंगे। अंतिम 2 सवाल सर, यूपी में 80 में से कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में 80 की 80, यूपी में 80 की 80। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, भैया बहन दोनों भागे फिर रहे हैं जी। और तेज प्रताप का टिकट बदल के कन्नौज से अखिलेश को उतरना पड़ा, जबकि अखिलेश कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
जिसका नेता ही चुनाव लड़ने से कतरा रहा हो, वो पार्टी कहाँ खड़ी होगी? अब बताइए कहाँ खड़ी होगी? इंडियन गठबंधन कह रहा है अब की 200 पर रुक जाएगी बीजेपी। इंडियन गठबंधन नहीं, नाम आप गलत ले रहे हो। इंडी गठबंधन है वो। अच्छा सर। ये वो लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इंडिया के बीच में आर लिख दिया था उन्होंने ब्रैकेट के अंदर। देवकांत बरुआ अध्यक्ष हुआ करते थे। ये फैमिलीवाद, परिवारवाद चलाते हैं और परिवारवाद को सरकार पर हावी करते हैं और देश पर हावी करते हैं। उनका ये कहना 200, वो देखते रह जाएंगे कि उनको 20 सीट भी ना मिलेंगी। जिसने ये बात कही है ना जी। वो बहुत सत्यता से दूर है। उनको पता नहीं कि धरती पर क्या उपज गया और क्या हो गया। आज दिलों में राज करते हैं, मोदी जी दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, मैं संजय से कहूँगा मैं एक क्वेश्चन पूछूँ, जब तक जरा वहाँ का भी फोटो दिखा दें जरा जो लगा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन, अब जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा उसमें विधायक अमित अग्रवाल अपने कैंट के लिए क्या क्या काम अपनी प्रायोरिटी में शामिल करेंगे? नहीं, मेरी प्रायोरिटी में तो काम जिस दिन से मैं विधायक बना था वो शामिल हैं। उसमें इस संसदीय चुनाव के रिजल्ट से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मेरी अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो तय हैं और उन प्राथमिकताओं में मैं काम कर रहा हूं। वो काम क्षेत्र के विकास की हैं, जितना मेरे प्रदेश स्तर पर आता है वो भी, और उससे आगे राजेंद्र जी ने बड़ा सहयोग किया है मेरे को अपनी मेरी योजनाओं के लिए। दिल्ली से संबंधित जो होती थी वो करके लाते थे। अब अरुण गोविल जी आ जाएंगे, उनके माध्यम से हम कराएंगे। लक्ष्मीकांत जी हमारे सांसद हैं, उनके माध्यम से हम कराएंगे। तो हमारे बहुत पुराने काम अब गति पकड़ गए और हो गए। जैसे कि बागपत रोड से रेलवे रोड का मैंने 96 में बीड़ा उठाया था। मैंने ही उठाया था वो बीड़ा, लिंक मार्ग का। उसमें सभी सांसदों का मेरे को सहयोग मिला और वो काम आज धरातल पर आ गया है। मिट्टी समतल हो गई है, आपने देख लिया, वो बनने जा रहा है। अभी बेगम पुल से लेकर और सूरजकुंड तक एक एलिवेटेड रोड का मेरा प्रस्ताव चल रहा है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी रिंग रोड पर भी मेरा काम चल रहा है। ये जो बिजली बम्बा बाईपास है इसका भी चौड़ीकरण का हमारा संयुक्त प्रयास चल रहा है। उसमें सोमेन तोमर जी का क्षेत्र में पड़ता है, उसमें हम और वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी 2 किलोमीटर की सड़क मैंने शराब मिल से लेकर कासिमपुर पहाड़ी के आगे से होते हुए उस पर खुलवा रहा हूँ मैं। निर्माण काम जारी है बाईपास पर रेवरा वेंकट हॉल के बराबर से। उससे दूरियां बहुत कम हो जाएंगी। कंकर खेड़े की दूरी शहर से बहुत कम हो जाएगी। उस पर 2 किलोमीटर सड़क बन रही है। ऐसे अनेकों काम है विकास के जिनको मैंने हाथ में लिया है। MDA के सहयोग से कंकर खेड़ा शिव चौक का भी काम पास हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही वो काम शुरू होने वाला है। यातायात प्रबंधन का, उसके अंदर भी आने जाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अनेकों काम ऐसे हैं जिसके अंदर मेरठ के, और देखिए ना मोदी जी की दी हुई रेल अब बस मेरठ में आने वाली है। मोहद्दीनपुर तक तो आ गई, अब ये अगले 2-3 महीने में मेरठ में आ जाएगी। गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो भी मेरठ के लिए प्रयागराज का रास्ता 6 घंटे का हो जाएगा। लखनऊ कानपुर 4 घंटे का हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हमको 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे रहा है। तो ये सब मेरठ के विकास के काम हैं जो हो रहे हैं। योगेश वर्मा सुनीता वर्मा को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे मुझको क्या कहना है, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है आपके प्रत्याशी के, और वो जीत का दावा कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर। नहीं, वो हमें जरा गुणा भाग तो बता दें, जो गुणा भाग तो बता दें। जिस समाज के ऊपर वो ये दावा कर रहे हैं उस समाज की वोट ही उनको नहीं मिली हैं। क्यों नहीं मिली हैं? कि उस समाज के लोगों को ही उन्होंने थाने में बंद करवा कर और खूब उनकी पिटाई कराई गई है। उनको पैसा लेकर छोड़ा गया, पैसा लेकर छोड़ते थे। जिसके ज़माने में चाहे किसी दलित की ज़मीन हो, चाहे किसी स्वर्ण की ज़मीन हो, उस ज़मीन का म्यूटेशन भी नहीं होता था, दाखिल खारिज भी नहीं होता था तहसील में, उनसे भी ना पूछे। ये विधायकों के काम नहीं है कि वो हर चीज़ के अंदर पैसा कमाएं। तो जो उन्होंने पिछला किया है वो उनके सामने आने वाला है इस रिजल्ट में 4 जून को। बीएसपी देवव्रत जब वो देखेंगे कि बीएसपी का वोटर बीएसपी पर आया, भाजपा पर चला गया। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ या तो जाटो समाज की पसंद बीएसपी हो सकती है या केवल भाजपा है। वो बीच में कोई और आने वाला नहीं है। साइकिल पर वो बैठने वाले नहीं हैं। उनको बड़ा गुमान है उसके ऊपर, वो गुमान 4 तारीख को ठंडा पड़ जाएगा। जी हाँ, अपने क्षेत्र के लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के जनता से यही
कहना चाहता हूं कि मैं उनको बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल खोल कर वोट दिया है और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। ये चारों तरफ का माहौल बता रहा है। वो हमारा उम्मीदवार विजय अवश्य होगा और मैं अपने मतदाताओं से ये फिर अपील करूंगा कि अपने वोट का अधिक से अधिक उपयोग करें, घर से निकलें और वोट दें। चाहे वोट वो किसी को दें, ये उनकी अधिकार है, लेकिन वोट ना देना भी एक इस लोकतंत्र में एक गलती है अपनी। उस गलती का सुधार करें। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो इस बात की कसम लें, अगली बार वोट जरूर देंगे। जी हाँ, दिल खोल कर दिल से बात करी अमित अग्रवाल, कैंट विधायक, मेरठ कैंट से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का ये प्रोपोगंडा चल रहा है कि मेरठ कैंट में सबसे कम वोटिंग हुई है, तो उसकी दलील में उनका दम है। और वो दलील ये बताती है कि जिस तरीके से ये रिकॉर्ड बने हुए हैं, जिसमें लोग मिलते रहते हैं और जिस तरीके से हर बूथ का इनके पास पूरा डेटा है, वो बता रहा है कि हर साल की तरह, हर बार की तरह, हर चुनाव की तरह इस बार बीजेपी की नैया कैंट ही पार लगाने जा रहा है। जो लोग अभी कैंट पर उंगली उठा रहे हैं वो ही कैंट के लिए ताली बजाएंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। तो ये था चुनावी विश्लेषण, और इस चुनावी विश्लेषण में वो पंचलाइन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पंचलाइन बीजेपी के हर कार्यकर्ता की जुबान पर है। हर दुकानदार जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो इस पंचलाइन के बारे में बोलता हुआ नजर आता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपना हौसला बढ़ाने के लिए ये पंचलाइन बोलते हैं। और पंचलाइन क्या है? पंचलाइन ये है जो बीजेपी के सर्किल से आ रही है, जीत तो 4-5 हज़ार से होगी और यदि हार होती है तो लाखों से होगी। जी हाँ, यही बात हम बार बार कह रहे हैं। जो बीजेपी को जानने वाले लोग हैं, जो चुनाव को जानने वाले लोग हैं, जो सत्ता और विपक्ष को जानने वाले लोग हैं, जो सपा और कांग्रेस को जानने वाले लोग हैं, जो बसपा को जानने वाले लोग हैं, सब एक स्वर में यही कह रहे हैं, जीत का मार्जिन अगर हुआ, अगर जीत हुई तो मार्जिन बड़ा छोटा होगा, 4-5 हज़ार का, और अगर बीजेपी में की हार होती है तो मार्जिन लाखों में पहुंचेगा। तो ये पहला चुनाव है, ऐसा चुनाव है जिसमें सारे डेटा सबके पास है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सिटी हलचल आपसे वादा करता है कि सिटी हलचल जरूर उन सब लोगों से बातचीत करता रहेगा 4 जून तक, जो इस चुनावी कार्यक्रम में, चुनावी महाकुंभ में अपनी अपनी पार्टियों को लेकर विशेष तौर पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक सवाल, कौन सा सवाल? कि जिनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी बीजेपी में, उनका रोल क्या था? क्या उनका रोल क्वेश्चन मार्क के अंडर में? क्या जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था उसका व्यवहार लोगों के लिए कुछ निराशाजनक था, या कुछ और ही पॉलिसीज चल रही थी जिसमें चुनाव लड़वाने वाले 2-3 महीने पहले बड़े जोशो खरोश के साथ एक बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और फिर सब साइलेंट हो जाते हैं। मैं देखना चाह रहा था इस चुनावी विश्लेषण में कि जो जिला अध्यक्ष है वो साहब कहाँ हैं? शहर से, कैंट से, 5 विधानसभाओं से उनका कोई मतलब नहीं था। इसकी भी चर्चा है और इसी विश्लेषण पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे।